कल्पना कीजिए, मतलब एक ऐसा इंसान जो दिन के उजाले में भरे मंच से या अपने अखबारों के पन्नों पर महिलाओं की आज़ादी के लिए एकदम बगावत लिख रहा है, जो पूरे समाज को ये बता रहा है कि एक औरत को कैसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन रात को जब वो अपने घर लौटता है तो अपनी ही पत्नी से ये बहुत बड़ा सच छुपा ले जाता है कि उसकी पहली पत्नी अभी जिंदा है। हाँ, ये एक ऐसा गहरा विरोधाभास है ना, जो मतलब किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। अक्सर हम क्या करते हैं कि महान लोगों को एक तय ढांचे में फिट करके देखना चाहते हैं, बिल्कुल, जहां वो हर लिहाज से आदर्श हों, सही कहा, एकदम बिना किसी दाग के। लेकिन जब उस ढांचे के पीछे की असली इंसानियत या कह लें उनकी भीतर का जो डर है वो बाहर आता है, तो तस्वीर बहुत जटिल हो जाती है। इंसान की फितरत को इस सीधी लकीर तो होती नहीं है। सही बात है। तो द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय किसी उपन्यास की कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि उस इंसान की खुद की कहानी है जिसने आधुनिक भारतीय साहित्य की नींव रखी, मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, हमारी आज की चर्चा का आधार इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यानी IJRASEM में प्रकाशित एक बहुत ही बेहतरीन शोध पत्र है। यह पत्र प्रेमचंद के साहित्य में मौजूद नारी चेतना और उनके निजी जीवन के उन पन्नों की तुलना करता है जिन्हें अक्सर इतिहास में बस दबा दिया जाता है। और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य किसी महान शख्सियत को सिर्फ कटघरे में खड़ा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बैठकर जब कोई लेखक 21वीं सदी की महिलाओं के अधिकारों की रूपरेखा लिख रहा था, तो असल जिंदगी में, मतलब अपने घर की चारदीवारी के भीतर, वो खुद उन्हीं सामाजिक रूढ़ियों और वो जो पितृसत्ता की अदृश्य बेड़ियां हैं, उनसे कैसे जूझ रहा था। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सुनने वालों के लिए सफर बहुत ही आंखें खोलने वाला होने वाला है। कागज पर क्रांति लिखना और उस क्रांति को अपने ही घर की दहलीज के भीतर लागू करना, ये दोनों कितनी अलग बातें हैं, आज हम यही खंगालेंगे। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ हिंदी साहित्य की नहीं है, बल्कि इस बात की भी पड़ताल है कि समाज का डर इंसान के निजी फैसलों पर कैसे हावी हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले प्रेमचंद के उस विराट साहित्यिक संसार को देखना होगा, जहां उन्होंने महिलाओं को एक बिल्कुल नई आवाज दी थी। शोध पत्र में बहुत ही खूबसूरती से उनकी तुलना महाभारत के संजय से की गई है। अच्छा। हाँ, जैसे संजय के पास वो दूरदृष्टि थी जिससे वे मीलों दूर कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकते थे, उसी तरह प्रेमचंद ने 100 साल पहले ही आज की आधुनिक समस्याओं और उनके समाधानों को देख लिया था। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे कोई टाइम ट्रैवलर 20वीं सदी के भारत में आ गया हो और आधुनिक फेमिनिज्म या नारीवाद का बीज बोड़ा हो। है ना, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि अगर हम उस दौर के साहित्य को देखें तो महिलाएं अक्सर या तो बहुत ही बेचारी और किस्मत को कोसने वाली दिखाई जाती थीं, या फिर त्याग की कोई महान देवी जिनका अपना कोई वजूद ही नहीं होता था। हाँ, वो टिपिकल स्टीरियोटाइप। एग्जैक्टली। लेकिन प्रेमचंद की कहानियां इस सांचे को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। जैसे गबन उपन्यास की जालपा का ही उदाहरण ले लीजिए। शुरुआत में वो एक आम लड़की लगती है जिसे बस गहनों का बहुत शौक है। लेकिन कहानी आगे बढ़ने पर वो सिर्फ गहने नहीं मांगती, बल्कि वो किसानों के दर्द को समझती है और उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि प्रेमचंद ने महिलाओं की सिर्फ एक पवित्र, या जिसे हम आदर्शवादी कहते हैं, वैसी छवि नहीं गढ़ी। उन्होंने उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़ा। अच्छा, कैसे? जैसे कर्मभूमि उपन्यास में देखिए, महिलाएं घरों से बाहर निकलकर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ती हैं। और गोदान की धनिया को तो खैर कोई कैसे भूल सकता है। अरे, धनिया तो बहुत ही आइकॉनिक किरदार है। बिल्कुल, धनिया कोई शांत स्वभाव वाली बेचारी महिला नहीं है, वो कर्कश है, पूरे गांव से लड़ती है, लेकिन वो निडर है, स्पष्टवादी है और अन्याय के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल है। शोध पत्र में गोदान का एक बहुत ही मशहूर कोट भी दिया गया है, जो उस समय के समाज के नजरिए पर सीधा वार करता है। हाँ, वो महात्मा और उल्टा वाला। हाँ, वही। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वो कुल्टा बन जाती है। लिख रहे थे, जब महिलाओं का काम सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित माना जाता था। बिल्कुल। वो अपनी कहानियों के जरिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां स्त्री अपना वजूद बनाए रखने के लिए हर संभव संघर्ष कर सके। शोध पत्र में जमींदार की पत्नी मीनाक्षी का भी जिक्र है।
मीनाक्षी जो हंटर उठा लेती है। हाँ, मीनाक्षी कोई कमजोर पत्नी नहीं है। जब उसे अपने पति की अय्याशी का पता चलता है तो वो उसे हंटर से मारती है। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा टोकना चाहूंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेमचंद अपनी कहानियों में सिर्फ एक तरह से सुपर हीरो जैसी आदर्श महिलाएं गढ़ रहे थे? अच्छा। मतलब ऐसी महिलाएं जो शायद असल जिंदगी में उस वक्त होती ही नहीं थीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि प्रगतिशील लेखक अपने किरदारों को इतना महान बना देते हैं कि वे असली इंसान लगते ही नहीं। क्या धनिया या मीनाक्षी में कुछ असलियत भी थी? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब ये है कि प्रेमचंद आदर्शवादी जरूर थे, लेकिन उनके किरदार पूरी तरह से मानवीय थे। उन्होंने महिलाओं की कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक कमजोरी या सिर्फ त्याग को ग्लोरीफाई करने के बजाय उनके अंदर जो मानसिक और सामाजिक संघर्ष चल रहा था उसको सामने रखा। मतलब वो जमीनी सच्चाई दिखा रहे थे। बिल्कुल। अब मीनाक्षी का हंटर उठाना ही ले लीजिए। उस दौर में किसी महिला के पास कानूनी अधिकार तो थे नहीं। सही बात है। तो जब समाज या कानून कोई रास्ता नहीं देता तो विद्रोही एकमात्र विकल्प बचता है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में महिलाओं को वो आजादी दे रहे थे जो असल दुनिया में उनके पास थी ही नहीं। कागज पर धनिया और मीनाक्षी जैसी निडर महिलाओं को गढ़ना तो खैर एक बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रेमचंद केवल कहानियों की आड़ में ही ये सब कह रहे थे, या मतलब जब बात वास्तविक जीवन के वैचारिक संघर्ष की आई तो वहां भी वे इतने ही मुखर थे? इसका जवाब हमें उनकी पत्रकारिता में मिलता है। अच्छा। हाँ, उपन्यासों की दुनिया से निकलकर जब हम उनके संपादकीय लेखों की ओर मुड़ते हैं ना, जो उन्होंने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं में लिखे थे, तो वहां भी वे एकदम योद्धा नजर आते हैं। उन्होंने 1929 के शारदा एक्ट का पुरजोर समर्थन किया था। ओहो। यह वो कानून था जिसने बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की थी और उस समय के रूढ़िवादी समाज में इसका मतलब बहुत भारी विरोध हो रहा था। इतना ही नहीं, शोध पत्र तो ये भी बताता है कि उन्होंने विधवाओं को संपत्ति का अधिकार देने की जोरदार पैरवी की थी और उस दौर में तलाक के कानून का भी स्वागत किया था, जब मतलब तलाक शब्द बोलना ही अपने आप में पाप समझा जाता था। नजरिया सिर्फ एक समाज सुधारक का नहीं था जो बस उपदेश दे रहा हो। वो महिलाओं के लिए ठोस कानूनी और आर्थिक अधिकारों की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि एक महिला तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक उसके पास अपनी संपत्ति का अधिकार ना हो। पर क्या वे सचमुच इतने स्वतंत्र विचारक थे? मैं सोच रही थी कि उस वक्त तो पूरा देश ही एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। हाँ, वो तो है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे सिर्फ आर्य समाज या महात्मा गांधी के प्रभाव में बहकर ये सब बातें लिख रहे हों? देखिए, प्रभाव से कोई अछूता तो नहीं रहता। गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन का असर उन पर बहुत गहरा था, लेकिन प्रेमचंद की अपनी एक स्वतंत्र सोच भी थी। हालांकि एक विश्लेषक के तौर पे ये देखना भी जरूरी है कि उनकी ये जो प्रगतिशील सोच थी ना, वो हर जगह एक समान नहीं थी। अच्छा। हाँ, यहीं पर हमें उनकी कुछ वैचारिक सीमाएं दिखने लगती हैं। जब कोई महिला उनके ही स्थापित विचारों को चुनौती देती थी तो उनका रवैया अचानक से बहुत डिफेंसिव यानी रक्षात्मक हो जाता था। हाँ, शोध पत्र में जिन विवादों का जिक्र है वो शायद उनके इसी रक्षात्मक रवैये को उजागर करते हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का वो चर्चित बयान ले लीजिए। बिल्कुल। जहां उन्होंने कहा था कि महिलाएं अधिक भावनाशील होने के कारण बेहतर कविता लिखती हैं। तो प्रेमचंद, जो महिलाओं के इतने बड़े समर्थक माने जाते थे, उन्होंने इस बयान का बहुत तीखा विरोध किया था। और ये विरोध सिर्फ कोई वैचारिक असहमति नहीं थी। प्रेमचंद ये साबित करने में लग गए कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं ने साहित्य में कितना कम योगदान दिया है। बाप रे। हाँ, ये एक ऐसा क्षण था जहां वे पुरुषवादी श्रेष्ठता को बचाते हुए नजर आते हैं। मतलब वो जो मेल ईगो है वो सामने आ गया। और इससे भी बड़ी बात, एक मुस्लिम महिला द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया है। हाँ, वो घटना बहुत अहम है। उस महिला ने जब ये बात रखी कि मुस्लिमों में शिक्षा कम है और ऊंचे पदों पर हिंदू ज्यादा हैं, जो कि शायद उस समय के आंकड़े भी बता रहे होंगे, तो प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता का जहर शीर्षक से एक बेहद आक्रामक संपादकीय लिख डाला। यहाँ सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी विचारधारा या समुदाय का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम बस तथ्यों की बात कर रहे हैं। हाँ, हम केवल उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को सामने रख रहे हैं जिनका जिक्र इस शोध पत्र में किया गया है। लेकिन उस संपादकीय से ये साफ दिखता है कि जब उनके अपने समुदाय या उनकी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा तो उनका वो जो निष्पक्ष और समावेशी नजरिया था वो डगमगा गया।
उन्होंने उस महिला की बात के पीछे के सामाजिक दर्द को समझने के बजाय उसे सीधे सांप्रदायिक बताकर खारिज कर दिया। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ। क्योंकि अब हम ना उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां कागज और मंच की दुनिया पीछे छूट जाती है और घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। जो प्रेमचंद अपने उपन्यासों में महिलाओं को हंटर थमा रहे थे, जो संपादकीय में उनके अधिकारों की वकालत कर रहे थे, वे खुद अपने घर के भीतर कितने प्रगतिशील थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। शोध पत्र में शिवरानी देवी की पुस्तक प्रेमचंद घर में से जो खुलासे किए गए हैं, वे मतलब किसी को भी हैरान कर सकते हैं। देखिए, इतिहास अक्सर उन्हीं बातों को याद रखता है जो चमकदार होती हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद ने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। हाँ, ये तो हम सब ने स्कूलों में भी पढ़ा है। बिल्कुल। उस समय के बनारस जैसे पारंपरिक शहर में एक विधवा से शादी करना कोई छोटी बात तो थी नहीं। ये एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। लेकिन इस महानता के पीछे एक बहुत बड़ा पर्दा भी था, और वो पर्दा ये था कि उन्होंने शिवरानी देवी से ये बात पूरी तरह छिपा ली थी कि उनकी पहली पत्नी अभी जिंदा है। जब शिवरानी देवी को ये सच पता चला तो जाहिर है एक तूफान तो खड़ा होना ही था। दोनों के बीच बहुत तीखी बहस हुई। और जानते हैं प्रेमचंद का जवाब क्या था? हाँ, वो जवाब बहुत कुछ कहता है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिसे समझे मर गया मर गया। ये एक वाक्य मतलब उस पूरी मनोवैज्ञानिक जटिलता को सामने रख देता है जिससे वो गुजर रहे थे। जिसे समझे मर गया मर गया। ये जवाब वास्तव में उनकी वैचारिक कमजोरी को दर्शाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समाज को नई राह दिखाने वाला एक महान लेखक भी अपने युग की पुरुषवादी मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं था। उन्हें लगा कि एक विधवा से शादी करके उन्होंने उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, इसलिए उन्हें उसे पूरी सच्चाई बताने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे दुनिया का कोई बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हो जो बड़े बड़े मंचों पर जाकर दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक और भूकंप रोधी इमारतें डिजाइन करने का भाषण देता हो। अच्छा। वो लोगों को बताता हो कि नींव कैसी होनी चाहिए, दीवारें कितनी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जब हम उसके खुद के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी अपनी छत जगह जगह से टपक रही है और दीवारों में दरारें पड़ी हैं। बहुत ही उम्दा और सटीक उदाहरण दिया है आपने। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम अपने बनाए गए आदर्शों को अपने वास्तविक जीवन के दबावों के सामने कितना टिका पाते हैं। और शिवरानी देवी कोई ऐसी महिला नहीं थी जो इस धोखे को चुपचाप सह लेती। बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार शिवरानी जी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर उन्हें ये बात पहले पता होती तो वे कभी उनसे शादी न करती। शिवरानी देवी का ये रूप शायद प्रेमचंद के लिए भी नया ही रहा होगा। और यही पितृसत्ता की सबसे बड़ी विडंबना है। अनपढ़ और कमजोर स्त्रियों के उत्थान की बात करने वाले पुरुष अक्सर अपने दिमाग में एक बेचारी औरत की छवि पाल लेते हैं जिसे वो बचा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सेवियर कॉम्प्लेक्स। हाँ, सेवियर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब वही औरत बराबरी के स्तर पर खड़ी होकर उनके बनाए कायदे कानून तोड़ती है या उनसे सीधे सवाल पूछती है तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रेमचंद महिलाओं को अधिकार तो देना चाहते थे, लेकिन शायद अवचेतन में वो ये भी चाहते थे कि वो अधिकार उनके ही नियंत्रण में रहे। इस विरोधाभास की परतें सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है। अगर हम महिलाओं की आर्थिक आजादी की बात करें, जिस पर प्रेमचंद ने इतना कुछ लिखा था, तो वहां भी उनके मापदंड दोहरे नजर आते हैं। शोध पत्र का एक हिस्सा बताता है कि एक बार प्रेमचंद ने अपनी पत्नी शिवरानी देवी के नाम पर एक प्रेस खरीदने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपने ही भाई मेहताब से दुश्मनी तक मोल ले ली थी। ये घटना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वे कागज पर लिखी संपत्ति के अधिकार को असल में भी लागू करना चाहते थे। हाँ, अपनी पत्नी को एक प्रेस का मालिक बनाना उस दौर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। एक तरफ वो प्रेस खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ 1935 में शिवरानी देवी से ही बात करते हुए वे महिलाओं के नौकरी करने का कड़ा विरोध करते हैं। वो बातचीत। उनका तर्क सुनेंगे तो शायद आज किसी को भी हंसी आ जाए, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये बहुत गंभीर बात थी। उन्होंने कहा, स्त्री और पुरुष दोनों नौकरी करने लगे हैं, उसी का तो ये फल है कि पुरुषों की बेकारी बढ़ रही है। मतलब समाज में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि महिलाएं काम करने लगी हैं। ये तर्क आज हमें भले ही अजीब और तर्कहीन लगे, लेकिन हमें उस समय की वैश्विक और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समझना होगा। वो कैसे? 1930 का दशक आर्थिक मंदी का दौर था। नौकरियां वैसे ही कम थीं।
उस समय का मध्यम वर्गीय भारतीय पुरुष एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत के अधीन होने के कारण खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। और दूसरी तरफ अगर घर की महिलाएं भी काम पर जाने लगें तो उसे अपनी बची खुची सत्ता भी छिन जाने का डर था। प्रेमचंद महिलाओं को शिक्षित जरूर देखना चाहते थे, लेकिन शायद वे उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर पुरुषों के कार्य क्षेत्र में सीधा दखल देते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या एक लेखक सिर्फ तभी तक प्रगतिशील रहता है जब तक उसकी अपनी सत्ता सुरक्षित रहती है? ये एक बहुत कड़वा सवाल है। इस शोध में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और शायद दुखद भी लगी, वो है उनकी अपनी ही बेटी की शिक्षा से जुड़ा मामला। अमृत राय, जो प्रेमचंद के बेटे थे, उन्होंने अपनी किताब कलम का सिपाही में जो लिखा है, वो मतलब सारे दावों को कटघरे में खड़ा कर देता है। जी हाँ, अमृत राय लिखते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी खुद की बेटी की पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। उसे लखनऊ के महिला विद्यालय से निकाल लिया गया था। ये प्रेमचंद के जीवन का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक आदमी जो समाज में खड़े होकर मिस्टर मैकेंजी की आलोचना कर रहा था। सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैकेंजी वो अंग्रेज अधिकारी था जो लड़कियों को सिर्फ सिलाई, कढ़ाई और अच्छी गृहिणी बनने वाली शिक्षा देने की वकालत करता था। बिल्कुल। प्रेमचंद ने उसका पुरजोर विरोध किया था। एक आदमी जो जवाहरलाल नेहरू के उन विचारों का खुलेआम समर्थन कर रहा था जहां नेहरू लड़कियों की पूर्ण आर्थिक और मानसिक आजादी की बात कर रहे थे, वो अपनी ही बेटी के मामले में इतना रूढ़िवादी कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें कागज की क्रांति और जमीन की वास्तविकता के बीच की खाई को समझना होगा। अमृत राय खुद अपनी किताब में एक बहुत ही मार्मिक बात लिखते हैं कि उस दौर में लड़की को शहर से बाहर या हॉस्टल में पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। समाज को बाहर से उपदेश देना, तीखे संपादकीय लिखना या क्रांतिकारी उपन्यास रचना, ये सब एक लेखक के सुरक्षित बौद्धिक दायरे में होता है। सही बात है, वहां आप सेफ है। हाँ, लेकिन अपनी बेटी को उस दौर के समाज के तानों, छीटाकशी और संभावित सामाजिक बहिष्कार के बीच खड़ा कर देना एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई थी। प्रेमचंद अपनी तमाम महानता के बावजूद अपने दौर की सामाजिक सीमाओं के कैदी बन गए। वे समाज सुधारक थे, लेकिन शायद एक पिता के रूप में वो जोखिम उठाने से डर गए। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब पन्नों पर गढ़ी गई दुनिया में वे खुद को ईश्वर की तरह सर्वशक्तिमान महसूस करते थे, जो चाहे जिस किरदार से करवा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में वे भी अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और समाज की उन नजरों से डरते थे जो हर वक्त उन पर टिकी रहती थी। एग्जैक्टली। और ये बात उन्हें कोई विलन नहीं बनाती है, बल्कि उन्हें एक बेहद मानवीय और कमजोर इंसान बनाती है। ये दिखाता है कि पितृसत्ता की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। आप अपने दिमाग से कितने भी प्रगतिशील क्यों न हो जाएं, लेकिन आपकी जो सामाजिक कंडीशनिंग है और सदियों पुराना डर है, वो आपको बार बार पीछे खींचता है। ये कोई शून्य या एक की स्थिति नहीं है। ये मानवीय अंतर्विरोधों का वो ग्रे एरिया है जहां महानता और कमजोरी एक साथ वास करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में नारी सशक्तिकरण की जो नींव रखी, वो आज भी एक चट्टान की तरह अडिग है। बिल्कुल। उनके विचार, उनकी कहानियां 21वीं सदी के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि वे एक सदी पहले थीं। उन्होंने जो लिखा, उसने पीढ़ियों को सोचने का नजरिया दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका साहित्यिक योगदान अद्वितीय और कालजयी है। उन्होंने महिलाओं को साहित्य के हाशिए से उठाकर मुख्य धारा में ला खड़ा किया और उन्हें एक आवाज दी। लेकिन उनका निजी जीवन हमें एक बहुत ही जरूरी और कड़वा सबक भी याद दिलाता है। वो ये कि कोई भी इंसान अपने समाज और अपने युग की सीमाओं से पूरी तरह अछूता नहीं होता। क्या ये सब जानने के बाद मुंशी प्रेमचंद के कागज पर लिखे गए आदर्शों की अहमियत कम हो जाती है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें उस संघर्ष की असलियत दिखाता है। ये बताता है कि बदलाव सिर्फ विचारों से नहीं आता, बदलाव के लिए बहुत बड़ी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा। यह हमें यह भी सिखाता है कि वैचारिक प्रगतिशीलता और व्यवहारिक प्रगतिशीलता के बीच, मतलब कथनी और करनी के बीच, एक बहुत लंबी और गहरी खाई होती है, जिसे पाटने में अक्सर कई पीढ़ियां लग जाती हैं। ये पूरी चर्चा सोचने वालों के लिए एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर मुंशी प्रेमचंद जैसा दूरदर्शी और क्रांतिकारी दिमाग, जिसने अपने समय से 100 साल आगे का सोच लिया था, वो भी अपने युग की अदृश्य सामाजिक बेड़ियों से इतना बंधा हुआ था, तो आज के इस तथाकथित आधुनिक और प्रगतिशील दौर में ऐसी कौन सी अदृश्य बेड़ियां हैं जो हमारे और आपके फैसलों को आज भी पूरी तरह कंट्रोल कर रही हैं? बहुत ही गहरा सवाल है।
और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं है। जब इंसान खुद को बहुत आज़ाद और आधुनिक मानता है, तो क्या वो वाकई आज़ाद है, या हमारी सोच के घरों की छतें भी कहीं ना कहीं से टपक रही हैं? और शायद यही वो अदृश्य बेड़ी है जिसे पहचानने की शुरुआत हमें मुंशी प्रेमचंद के इस जीवन दर्शन से करनी चाहिए।